बनने से बेहतर है मर जाना। ये मोटो है गोरखा रेजिमेंट का, उस गोरखा रेजिमेंट का जिसके जवानों की जन्मभूमि तो नेपाल है, लेकिन वो भारत के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं और दुश्मनों की जान लेने के लिए भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका खास हथियार खुखरी अगर एक बार मयान से बाहर आ जाए तो वो बिना खून चखे मयान में अंदर नहीं जाती है। और अगर 18 इंच लंबे इस खुखरी को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो जवान अपने खून से ही अपने हथियारों की प्यास बुझाते हैं। यही वजह है कि इस रेजिमेंट की बहादुरी से दुनिया की नाक में दम करने वाला चीन भी परेशान रहता है। लेकिन ऐसी आखिर कौन सी वजह है कि नेपाल के ये गोरखा अपने देश की सेना में शामिल होने की बजाय भारत की सेना में शामिल होते हैं? और इस गोरखा रेजिमेंट का ब्रिटिश आर्मी से क्या है कनेक्शन, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। बात 1814 की है। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला कर दिया। नेपाल की सेना और खास तौर से उनके गोरखा सिपाहियों ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। तब दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नेपाल की सेना ने 1.5 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई खत्म तब हुई जब सुगौली की संधि हुई। लेकिन इस लड़ाई में गोरखा की बहादुरी से एक शख्स बेहद प्रभावित था। उसका नाम था सर डेविड ऑस्टर लॉनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल था। उसने सोचा कि अगर ऐसे बहादुर सिपाही अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए तो सेना को और भी मजबूती मिलेगी। इसलिए उसने नेपाल के साथ समझौता किया। 24 अप्रैल 1815 को सेना में एक नई रेजिमेंट बनाई गई, जिसे नाम दिया गया नसीरी रेजिमेंट। बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल्स। इसके बाद से ही अंग्रेजों की सेना में गोरखा को शामिल करने की परंपरा चल पड़ी। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए गोरखा को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सिख युद्ध हो, अफगान का युद्ध हो, 1857 का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हो, पहला विश्व युद्ध हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, गोरखा सब में बहुत बहादुरी से लड़े। ये सिलसिला भारत की आजादी तक जारी रहा। भारत की आजादी के दौरान ब्रिटिश आर्मी में कुल 10 गोरखा रेजिमेंट थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने गोरखा की 6 रेजिमेंट को भारतीय सेना के हवाले कर दिया। इनमें फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल या मलाउ रेजिमेंट, थर्ड क्वीन अलेक्जेंडर ओन गोरखा राइफल्स, फोर्थ प्रिंस ऑफ वेल्स ओन गोरखा राइफल्स, फिफ्थ गोरखा राइफल्स या फ्रंटियर फोर्स, 8th गोरखा राइफल्स और 9th गोरखा राइफल्स शामिल थी। बाकी के बचे सेकंड किंग एडवर्ड 7th ओन गोरखा राइफल्स यानी द सिरमौर राइफल्स, 6th गोरखा राइफल्स, 7th गोरखा राइफल्स और 10th गोरखा राइफल्स को ब्रिटिश आर्मी के साथ जाना था। लेकिन 7th गोरखा राइफल्स और 10th गोरखा राइफल्स के जवानों ने ब्रिटिश आर्मी के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब भारत की ओर से एक नई रेजिमेंट बनाई गई और इसे नाम दिया गया 11th गोरखा राइफल, जिसमें बचे हुए गोरखा सिपाहियों को शामिल किया गया। और इस तरह से अब भी भारतीय सेना के साथ गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं। ये पूरा बंटवारा एक समझौते के तहत हुआ था जिसमें भारत, ब्रिटेन और नेपाल शामिल थे। इस समझौते को कहा जाता है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट या TPA। इस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि इस रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा ही शामिल होंगे और सेना से रिटायरमेंट के बाद ये गोरखा नेपाल में ही जाकर बसेंगे। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में अब भी कम से कम 60,000 गोरखा सिपाही हैं। हर साल करीब 1500 सिपाही अलग अलग गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किए जाते हैं और अब यही बातें चीन की सेना को खटक रही है, क्योंकि यही वो गोरखा रेजिमेंट है जिन्होंने कभी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, जरूरत पड़ी थी तो पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे और 1962 के युद्ध में भी चीन के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया था।